जय हिंद। मैं हूं शिवेश विश्वकर्मा फ्रॉम शिवेश की बातें हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं रिलेशंस क्या होते हैं। जैसे एक पुत्र का एक पिता से संबंध होता है, एक पति का एक पत्नी से संबंध होता है, ऐसे ढेर सारे रिलेशन होते हैं। वही वाला रिलेशंस इसमें भी है कि मैथमेटिक्स में कौन से रिलेशंस होते हैं। मैथमेटिक्स से जैसे बोल दिया जाए m is perpendicular to n, या p is a greater than q, या 5 is a greater than 4 ना। इन टाइप के जो मैथमेटिक्स में रिलेशंस हैं वह उसी को रिलेशंस कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम रिलेशंस की डिफिनेशन बोलते हैं। ए रिलेशन और जो रिलेशन है इसको डिनोट करते हैं आर से। ऑन ए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस ए। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को 11th क्लास में ही देख लिया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा अभी नहीं करेंगे, फिर हो सकेगा तो आपको फिर बता देंगे। ठीक है, तो रिलेशंस के बारे में अब हम जानते हैं रिलेशंस के टाइप क्या होते हैं। रिलेशंस के टाइप क्या होते हैं तो चलिए पहले हम समझते हैं रिलेशंस के टाइप। पहला होता है एम्पैथी रिलेशन, दूसरा है यूनिवर्सल, ट्राइबल एंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एम्पैथी रिलेशंस क्या होते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है खाली ना, आप सभी को पता है एम्पैथी का मतलब होता है खाली। अब हम समझते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी रिलेशन। तो इसका डिफिनेशन समझते हैं हम। ए रिलेशन इज आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। यदि कोई रिलेशन है यानी समुच्चय ए, कोई रिलेशन समुच्चय ए है, उसका संबंध आर से है तो ये रिक्त संबंध कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है, यानी एम्प्टी रिलेशंस कहलाता है। अब ऐसे तो आपको समझ नहीं आया होगा ना कि कोई रिलेशन आर है और कोई संबंध कोई समुच्चय ए है, इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। हाँ, तो इसको समझते हैं कि ऐसा कोई रिलेशन हो। हमने सपोज किया ए इज अ सेट फॉर ऑल स्टूडेंट इन अ स्कूल। तो हमने मान लिया ए इज द सेट फॉर द ऑल स्टूडेंट इन स्कूल। तो आर जो है हमारा संबंध रिलेशन है, ये दो स्टूडेंट्स के ए एंड बी, दो स्टूडेंट लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ द ए एंड बी इज मोर देन 100 ईयर। तो किन्हीं दो बच्चों के बीच का एज डिफरेंस 100 ईयर हो सकता है क्या? नॉट रियली। समझिए, फिर से समझिए। हमने माना एक स्कूल है, ए इज अ स्कूल के स्टूडेंट है ना। एक समुच्चय है, एक समुच्चय है, ए इज अ समुच्चय है किसका? स्टूडेंट का एक समुच्चय है। ठीक है, लिखा है ना, ए इज अ सेट फॉर द ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल। और हम रिलेशन देखते हैं यानी संबंध देखते हैं। किनका संबंध? दो स्टूडेंट्स के बीच, एक तो स्टूडेंट ए दूसरा बी, दो स्टूडेंट्स के बीच ए एंड बी। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ, इनके आयु की एज का डिफरेंस देखते हैं, दो बच्चों के एज का डिफरेंस देखते हैं। मोर देन 100 ईयर, क्या 100 ईयर के से अधिक हो सकता है? बच्चों का 100 ईयर के एबव हो सकता है क्या? नॉट रियली। क्योंकि यदि हम कक्षा 12वीं और प्राइमरी लेवल के कक्षा का एज डिफरेंस देखें तो क्या ये 100 ईयर के एबव है? नॉट रियली भैया। एज डिफरेंस केवल हो सकता है कितना? 70 या 18। यदि प्राइमरी लेवल के बच्चे का आयु यदि है
प्राइमरी बच्चे का आयु यदि है 6 ईयर और मान लेते हैं 12th का बच्चा है जिसका एज है 18 ईयर या 18 ईयर क्या 22 मान लेते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन करेंगे तो कितना आएगा, 100 ईयर के पार आ रहा है। तो इसका मतलब है ये कौन सा समुच्चय है, ये कौन सा रिलेशन है, कौन सा संबंध है, रिक्त रिलेशन यानी एम्प्टी रिलेशन, जिसको रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, तो बातें ये समझ में आई, उदाहरण समझ में आया। अभी कई ढेर सारे उदाहरण हम देखेंगे, क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करके देखेंगे। अगर आपको आ रहा है तो फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं आप और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप नोट डाउन कर चुके होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो रिलेशन है, दूसरा जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है ये यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक संबंध। तो इसमें कहता है स्कूल ऑल स्टूडेंट, और जो उनके बीच का एज डिफरेंट था वो हमने उसमें क्या कर दिया था, मोर देन, रिक्त समुच्चय में हमने कौन सा कर दिया था, मोर देन 100 ईयर ना, तो इसमें क्या कर देंगे, लेस देन 100 ईयर। जैसे हम हिंदी में आपको समझाते हैं अपनी मातृभाषा में, यदि कोई समुच्चय ए है यानी कोई स्कूल है, उस स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे जो हैं एक समुच्चय है, जहां समुच्चय किसे कहते हैं, जहां सेट कलेक्शन की बात किया जाए, यानी कलेक्शन जहां ढेर सारे लोग इकट्ठा हो वही उसी को समुच्चय कहते हैं ना, यानी कलेक्शन की बात उसमें हो। तो जो स्कूल है, स्कूल में तो ढेर सारे बच्चे होते हैं, ढेर सारी कक्षाएं होती हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनका एज डिफरेंस जो है वो 100 ईयर से कम हो, 100 ईयर से कम हो, तो ऐसा रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। हाँ, यदि 100 ईयर से कम होंगे तो उनका एज डिफरेंस तो सभी का 100 ईयर से कम होगा, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध, यानी सब उसमें आ जाए, सभी बच्चे का एज डिफरेंट क्या होगा, 100 ईयर से कम ही होगा। और उसमें क्या था, रिक्त समुच्चय में क्या था, 100 ईयर से ज्यादा उनका एज डिफरेंट कभी होगा नहीं, इसलिए वो रिक्त समुच्चय था, यानी रिक्त रिलेशन था, एम्प्टी रिलेशन था। और ये यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें स्कूल में ढेर सारे जो बच्चे हैं उनका यदि 2 स्टूडेंट्स का ले लेंगे हम, ए बी 2 स्टूडेंट है, ठीक है, ए बी 2 स्टूडेंट है और इनके बीच का, दोनों बच्चों के बीच का एज डिफरेंट क्या है, लेस देन 100 ईयर। बात को समझिए आप लोग, यदि एक स्कूल है, वो उनमें पढ़ने वाले 2 बच्चों का, यदि हम कक्षा 1 के बच्चा और कक्षा 12वीं बच्चा का एज का डिफरेंस कराएं, यदि कक्षा 1 का बच्चा का एज डिफरेंस 10 है, एज है 10, ठीक है, और कक्षा 12 का मान लेते हैं 20 है, तो उनके बीच का एज डिफरेंस कितना होगा, 20 माइनस 10, तो कितना होगा 10। तो जो ये 10 आया, ये जो 10 आया, ये 100 से कम ही है ना, ये 100 से कम ही है ना, जो 10 है, 2 बच्चे का एज डिफरेंट आया जो, यानी ये कक्षा 10 है, 10th का स्टूडेंट है, ये 12th का स्टूडेंट की एज है 20 ईयर, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आएगा, यानी लेस देन 100 है ना, 100 ईयर है ना लेस देन। तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सा समुच्चय है, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध है। ओके, अब हम आगे सीखते हैं। तो हमने जो कुल एलिमेंट्स देखा, इसमें क्या है, इसमें यदि 100 ईयर्स के बच्चे, यदि 2 स्टूडेंट्स के लिए उनका एज डिफरेंट 1 भी आता है, वो भी इसमें
यूनिवर्सल रिलेशन होंगे, क्योंकि 100 ईयर से तो कम है ना उनका एज। वैसे और यदि दो स्टूडेंट्स का एज अगर सेम भी होता है तो उनका भी एज क्या किसमें आएगा, यूनिवर्सल, क्योंकि वो भी 100 ईयर से कम। यदि किसी स्टूडेंट का एज डिफरेंट 0 भी आता है तो वो भी किसमें होगा, सार्वत्रिक संबंध में होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि उनका एज डिफरेंट लेस देन 100 है। तो ओके, समझ में आया। अब आइए हम कुछ और उदाहरण को देखते हैं कि इरेजर 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 कहां गया भैया, हाँ इरेजर पा गए और इरेज करते हैं इसको, ठीक है। अब इसी के साथ हम सीखते सीखते हमको सीखना ये जरूरी है कि हम जो एलिमेंट्स हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो रिलेशन है इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे दर्शाया जाता है, इसको सीखते हैं। तो दिया है एलिमेंट A is related to B is denoted by, ये दो एलिमेंट है A और B, इसको डिनोट करेंगे किस प्रकार से, ठीक है, A कामा B रिलेटेड टू R, यानी संबंध R है, यानी A to A is रिलेटेड टू B, इसका मतलब है A और B का मतलब है A is रिलेटेड टू B। तो इसका हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, यानी A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस B। इसको क्या पढ़ेंगे, क्रॉस, इसको क्या पढ़ेंगे, इंटू को क्या, ये इंटू का चिन्ह नहीं है, ये क्या है, क्रॉस, क्या पढ़ेंगे, A बाई B या A क्रॉस B, ओके। तो R बराबर हो जाएगा, तो एक एलिमेंट इसका ले लें, एक एलिमेंट इसका, यानी A कामा C, फिर A कामा B, ये A कामा D होगा, सॉरी, प्रत्येक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट ले लिए, कोई एक अवयव ले लिए A, और उसका हर लोगों के साथ संबंध करना है ना। तो पहले A का संबंध इसके साथ करेंगे, C के साथ, जैसे A कामा C हो गया, फिर इसका संबंध इसके साथ करेंगे, A कामा D हो गया। अब वैसे ही B का संबंध करेंगे किससे, C से, B कामा C, फिर किसके साथ, B कामा D। समझ में आया। कोई भी एलिमेंट छूटा है क्या इसमें, कोई ऐसा चीज है जिसमें ये छूटा हुआ है, कुछ नहीं। ये कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, यानी सार्वत्रिक संबंध है, क्योंकि ऐसा संबंध इसमें कोई एलिमेंट छूटे ही ना, ऐसा संबंध क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध होता है। अब इसको क्या लिखेंगे, R इज इक्वल A क्रॉस B। R इज इक्वल A क्रॉस B का मतलब हुआ R A B का सार्वत्रिक संबंध है। स्पष्टतः इसका मतलब हुआ R A B का सार्वत्रिक संबंध है। कैसा संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। समझ में आया बिल्कुल। हाँ, ऐसे कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं, और ढेर सारे एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं। हमने लिया, यदि हमने ले लिया A बराबर 1 2 3, यदि हमने ले लिया A बराबर 1 2 3 और B बराबर 4 5 6 4 5 6, ठीक है। A बराबर 1 2 3 और B बराबर 4 5 6, तो इसका संबंध निकालना है A क्रॉस B।
और बताना है कौन सा संबंध है, यूनिवर्सल संबंध निकालना है A क्रॉस B। तो R इज इक्वल हो जाएगा, एक A ले लिए, एक ले लिए, एक का सबके साथ संबंध करना है आप बारी बारी से। तो पहले मंझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक में 1,4, फिर 1,5, 1,5, फिर 1,6। अब किसकी बारी भैया? अब किसकी बारी? दूसरे एलिमेंट की, दूसरे अवयव की, दूसरे अवयव की इस पूरे में करेंगे बारी बारी से। 2, आप भी करते जाइए साथ में। 2,4, ठीक है, 2,4, फिर 2,5, फिर 2,6। फिर अब किसकी बारी? तीसरे एलिमेंट की बारी। यहां फिर लिखिए 3,4, 3,5, 3,6 ना। तो कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट हो गए भैया। तो ये कौन सा रिलेशन है? R इज इक्वल टू A क्रॉस B, यानी R A B का यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल संबंध है, रिलेशन है। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन है भैया, यूनिवर्सल रिलेशन है। हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, एक को उठाया, इन तीनों के साथ बारी बारी से 1,4, फिर इसको उठाया, फिर इसको उठाया, फिर इसको उठाया। ठीक है ना, ऐसे सभी को उठा लिया और सबके साथ उसका रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, अब समझ में आया बिल्कुल। ऐसे ही ढेर सारे एग्जांपल्स लेके हम समझ लेंगे। अगर नहीं आता तो एग्जांपल्स वाले ढेर सारे वीडियोस न्यूमेरिकल्स वाले बना देंगे और आप उसको देख लीजिएगा बिल्कुल। हाँ, तो चलिए हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब हम आते हैं पिक्चर के मेन हिस्से में। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन से, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो तैयार हैं? तो इंतजार किस बात का। तो चलिए, रिफ्लेक्सिव का जो शब्द है, ये वर्ड है, ये लिया गया है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है। तो परावर्तन में क्या होता है? यदि कोई ऐसा रिलेशन जो उसी के साथ उसी का चित्र हो। जैसे मैं लेता हूं अब एक मिरर, और इसमें मिरर में मैं अपना फेस देखता हूं, तो मैं कौन दिखता है? फेस मैं दिखता हूं, और मिरर में कौन दिखेगा? मैं ही दिखूंगा। यानी ऐसा रिलेशन है जिसका, यदि कोई रिलेशन का एलिमेंट ए है, ऐसे समझते हैं, ओ हां, यदि कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, ए है, और उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? वही एलिमेंट होगा ना। यदि आप मिरर में अपने आप को दिख रहे हैं, तो कौन दिख रहा है मिरर में? आप ही दिख रहे हैं। ऐसे ही यदि कोई एलिमेंट बी है, इसको मिरर के पास ले आएंगे तो वो भी क्या होगा? बी ही रहेगा ना। यदि कोई कुत्ता है, कुत्ता, और उसको मिरर दिखाएं तो कौन दिखेगा? कुत्ता ही दिखेगा ना। बिल्ली तो थोड़ी नहीं दिखेगी, दिखेगी क्या? नहीं ना। तो वही, अब हम समझते हैं परिभाषा, डिफिनीशन से। मैंने ये एग्जांपल बोल दिया थोड़ा बहुत, अब क्या इसका क्या यूज है। तो A is a relation R, A is relation R in a set of A is called reflexive relation. यदि if A, A belongs to R, इसको belongs to बोलते हैं, इस सिंबल को belongs to बोलते हैं, belongs to R. For every A belongs to A belongs to
कैपिटल ए। तो हमेशा के लिए जो ए कामा ए है ये बिलोंग्स टू आर है, यानी बिलोंग्स टू हमेशा आर रहेगा, रिलेशन है। और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो कैपिटल ए का मतलब ये एक सेट है, समुच्चय, और ए इज अ एलिमेंट। जो एलिमेंट है इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो हमारा सेट होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर्स के। ये सब बेसिक बातें हैं, और बेसिक बातें आपने 11th क्लास में ही पढ़ लिया है बिल्कुल। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स भी समझते हैं, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य संबंध। माना किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर है, इस प्रकार है ए का प्रत्येक अवयव स्वयं आर है ना, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यानी यक्स रिलेशन टू यक्स, यक्स का संबंध किससे है? यक्स से। जैसे ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है, वैसे ही यक्स का संबंध यक्स से ही होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल यस। तो फटाफट जैसे यहां पर मैन का संबंध मैन से ही होगा, वुमेन का संबंध वुमेन से ही होगा, यानी यहां अंदर ना रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की यदि बात किया जाए तो और ये जो उल्टा ए लिखा है ये उल्टा ए नहीं है, इसको कहते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल, इस सिंबल को क्या कहते हैं? फॉर ऑल ना। और यक्स बिलोंग्स टू आर, यक्स बिलोंग्स टू आर। तो बिल्कुल बेसिक बिल्कुल हमने समझ लिया है कि यक्स बिलोंग्स टू आर, एंड ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो समझ में आया बिल्कुल। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के उदाहरण लेते हैं। तो जो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के उदाहरण लेंगे वो किस में लेंगे? रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में समझना बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, कोई सेट ले लेते हैं ए, इसका एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो आपको पता है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ये होता है ए एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू आर ना, यही होता है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएगा इसमें? पहले लेंगे 1 कामा, ठीक है, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3। अब वैसे 2 को लेंगे ना, 2 कामा 1, 2 कामा 2 एंड 2 कामा 3, एंड 3 को ले लेंगे 3 कामा 1, 3 कामा 2 एंड 3 कामा 3, ठीक है। अब इसमें पता लगाइए क्या रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है? ये जो रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्योंकि इसमें a कामा 1 है, 2 कामा 2 है,
और 3,3 है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये होना जरूरी है ए रिलेशन टू आर। इसमें है ना 1 के साथ एक का मिरर है ना, 2 का रिफ्लेक्सिव है, 3 का रिफ्लेक्सिव है ना। इसमें क्या 1 2 का रिफ्लेक्सिव है? नहीं। 1 3 का रिफ्लेक्सिव है? नहीं। 2 1 का रिफ्लेक्सिव है? नहीं। 2 2 का रिफ्लेक्सिव है? हाँ। 2 2 का रिफ्लेक्सिव है ना? हाँ। 2 3 का रिफ्लेक्सिव है? नहीं। 3 1 का रिफ्लेक्सिव है? नहीं। 3 3 का रिफ्लेक्सिव है। अब बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि R बिलोंग्स टू I, A बिलोंग्स एलिमेंट्स A इज बिलोंग्स टू R। अब बातें आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई, बिल्कुल। यस। ये कौन सा रिफ्लेक्शन है? ये कौन सा रिफ्लेक्सिव है? कौन सा रिफ्लेक्सिव है? 1, 1, 2 एंड 3, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब आपको बताना है, कौन ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे, 2-3 क्वेश्चंस उदाहरण लेंगे जिसमें आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पुश करके आप नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज कर दे। चलिए हम ये उदाहरण लेते हैं। R1 समुच्चय 1,2, 2,3, 3,1, 2,1, 1,1। अब इसमें आपको बताना क्या है कि क्या इसमें 1,1 है, A,1 है, A,A है। इसमें बताना है 1,A है, क्योंकि A,1 होगा तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं 1,2 नहीं है, 2,3 नहीं है, 3,1 नहीं है, 2,1 नहीं है। जे 1,1 है, ये जो 1,1 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नॉट रियली, क्योंकि नहीं है। क्योंकि इसमें क्या 2 2 है? नहीं। 2 3 है? नहीं। तो इसलिए ये क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्टिव। क्योंकि हमने देखा है कि ये जो समुच्चय है, ये जो रिलेशन है, इसमें 1 2 है, 2 3 है, 3 है, 2 है, इसमें 1 1 है। तो क्या 2 2 कहाँ गया? 3 3 कहाँ गया? इन एलिमेंट्स को ले लिए, लेकिन इनका रिफ्लेक्सिव है कोई? नहीं है। यानी जिन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब A,A होगा। समझते जाइए आप लोग। A,A होगा और बिलोंग्स टू R होगा। और इसमें क्या है? 1 2 3, 1 2 3 ले लिया, लेकिन केवल किनका मिल रहा है? A,A मिल रहा है। मतलब केवल 1,1 मिल रहा है और 2,2 नहीं मिल रहा है, 3,3 नहीं मिल रहा है, इसलिए नॉट रिफ्लेक्टिव होगा। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा क्यों नहीं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है बॉस, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आपका बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, कुछ भी समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर।
तो इसको क्या करते हैं, चुक 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 इरेज किया जाए। यस माय लॉर्ड, इरेज किया जाए। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, क्योंकि हम जितना ही एग्जांपल्स को देखेंगे उतना ही हमको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लेते हैं A इज इक्वल R, यानी रिलेशन है सेट ऑफ ऑल कौन सा, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो बताना है आपको क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ना, यानी R1 इज इक्वल टू, यहां शर्त भी दिया गया है क्या, R1 इज इक्वल टू 2 है AB ना, इसमें दिया गया है कोई एक सेट दिया गया है, ठीक है, कोई एक सेट दिया गया है और सेट का ऑल रियल नंबर, रियल नंबर आप जानते हैं रियल नंबर क्या होता है ना, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं या तो वास्तविक संख्याएं आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी प्रकार से एंड सो ऑन। के लिए हम उदाहरण समझते हैं। तो ये दो एलिमेंट हैं और ये कहा रहा है ये कि A से जो B है ये ग्रेटर होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए या तो बराबर ना, ये जो दे रहा है क्या, तो भैया अगर हम 1 को लेते हैं तो A तो 1,1 होगा ना, 1,1 होगा, या 2 को ले रहे हैं तो ऐसे 1,1 1,2 1,3 3,1 3,2 3,3 2,2 2,1 2,2 2,3, उसमें क्या होगा, ऐसा क्या होगा, इस बिलोंग्स टू R1, ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है, ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ओह सॉरी यार, पूरा चौक गिर गया, रिलेशन होगा ना। यही होता है कि यदि हम जितने ढेर सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उतने ज़्यादा बिल्डअप होते हैं, उतने ज़्यादा हम अंदर से मजबूत होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं हम एक उदाहरण से, अपने दैनिक जीवन के उदाहरण से। आपने कभी बटरफ्लाई को देखा है? हाँ आपने देखा है। अगर बटरफ्लाई में सिमेट्रिक क्या है, बटरफ्लाई का एक पार्ट, अगर बटरफ्लाई को बीच से अगर उसको अलग अलग कर दें तो दोनों पार्ट्स में अलग हो जाएंगे। एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के सिमेट्रिक है ना। ऐसे यदि ये अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, यहाँ बीच से अलग कर दें, इधर पार्ट इधर, इधर पार्ट इधर, दोनों में सिमेट्रिक का है। सिमेट्रिक का मतलब सममित, मतलब समान मित का हो, यानी समान आकार का हो, समान वेशभूषा हो, यानी ए रिलेशन आर क्या कहता है हमारा जो ए रिलेशन आर इन ए सेट is called symmetric relation if A1 belongs to R implies A2 belongs to R,
फॉर ऑल A1 बिलोंग्स टू A2। मतलब क्या है, यानी A1 जो A1 है वो A2 को बिलोंग्स करेगा, A1 A2, फिर A2 A1 को सबमिट होगा कि नहीं। यदि एक ये पार्ट लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड का पार्ट है, सबमिट है, इधर पार्ट अलग है ना, सबमिट। फिर अगर या बाएं हाथ को दायां हाथ तरफ कर दें, दायां हाथ बायां हाथ, तो उसमें दोनों में समानता है, हाँ है। इधर पार्ट अलग अलग से यदि बीच को में अपने पार्ट्स को अलग कर दें तो वन साइड ये आधा आधा पार्ट्स में समानता है। हम इसको कुछ उदाहरण समझते हैं, ठीक है। पहले ये देखिए क्या कह रहा है, किसी समुच्चय पर ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित कहलाता है। जैसे यदि हम मान लें कोई सरफेस है, यदि हम मान लें कोई सरफेस यक्स है, ठीक है, कोई सरफेस यक्स है और वही सरफेस का एक सिरा y है और उस पे कोई, हाँ मान लो ये है एक सरफेस और इस पे एक सिरा, ये इधर वाला सिरा ये यक्स है और इधर वाला सिरा एक y है। तो मानते हैं इस पे कोई एक लंब दे दें, इस पे कोई एक लंब कर दें सिरा, यानी यक्स सरफेस y बराबर होगा कि नहीं, y लंब x बराबर होगा ना। चाहे इधर सिरा से बात करें नापे, चाहे उधर से नापे, बराबर होगा ना, हाँ बराबर होगा। तो वही ऐसे ही हम उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। तो चलिए हम समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। वैसे तो अगर बता दें सिमेट्रिक रिलेशन होता है ये बिलोंग्स टू R या B, A बिलोंग्स टू R, ठीक है। A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A बिलोंग्स टू R, ये भी क्या सिमेट्रिक रिलेशन है ना, सिमेट्रिक समानता है ना। तो चलिए हम इसको कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। भैया सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल, जुग 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 इरेज कर दो इसको। चलिए हम सब, हाउ इज द जोश हाई, जोश कैसा होना चाहिए हमारा, हाई होना चाहिए, हाई। चलिए मेरा इन्वर्टर वो लो हो चुका है, चलिए फिर भी जलाते हैं, ट्राई करते हैं, अगर चल जाए तो बेटर होगा। तो चलिए हम फटाफट से एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल A1 2 3, A1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। तब अब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यार इन्वर्टर बोल रहा है, रुक जाए जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी कोई बात नहीं, इन्वर्टर लो हो चुका है, ठीक है। अब चलिए फिर भी चलते हैं, इसको A11 A12 A13, ठीक है। अब ऐसे ही 21 22 23 31 32 33। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका जो शर्त है, कंडीशन है, ये होना चाहिए A B belongs to B and B, A belongs to R। इसका मतलब हुआ ना, तो क्या
क्या इन दोनों में समानता है? इसमें कोई समानता नहीं दिख रहा है। क्या ए डैश वन ए कामा वन सॉरी 1,2 का पलट दें तो 2,1 मिल रहा है ना, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, यानी कौन सा मिल रहा है? 1,2 एंड 2,1 ये मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है ना भाई? बिल्कुल हाँ। अब क्या मिल रहा है? 1,3 3,1 1,3 एंड 3,1 और कुछ मिल रहा है क्या? और कुछ मिल रहा है क्या? अब कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है क्या? देखते हैं। 2,3 और 3,2 भी होना चाहिए। हाँ, 2,3 एंड 3,2 ये भी क्या है? ये भी क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। आपने अब समझ गया होंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। अब हम समझते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन को समझते हैं। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं? ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं? यस, फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम अब ट्रांजिटिव रिलेशन को समझते हैं। अब हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन में 5वां है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है संक्रमक संबंध। अब जैसे हमारे दैनिक जीवन में हम ट्रांसफर की बात करते हैं, यानी आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, अब विज्ञान में पढ़ते हैं दूरी विस्थापन ना। वैसे अगर मैं इसको समझाऊं, आप इसको न देखते हुए मुझे थोड़ा देख लीजिए कि मैं किसी एक पॉइंट पर खड़ा हूं। मान लीजिए ये पॉइंट नंबर 1 है, ए है, ठीक है ना, या 1 मान लीजिए 1 है, और मैं दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। फिर मैं तीसरे पॉइंट पर जा रहा हूं ना, तो ये दोनों, मैंने कुल दूरी मान लीजिए 3 चला, 3 किलोमीटर या 3 मीटर या जो समझ लीजिए 3, ठीक है। अब ये तीनों का तो लिंक्ड हो गया, यानी मैंने पहले 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3 चला। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से लिंक्ड हैं, यानी जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं ना। यहां क्या हो रहा है? 1 से 2, 2 से 3 ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिटिव। फिर क्या ये पॉइंट में भी संबंध होगा, रिलेशन होगा? होगा क्यों नहीं? क्योंकि ये भी तो जुड़ा है, यानी यही कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि किसी समुच्चय A में कोई संबंध R है तो इस प्रकार किन्हीं दो A1, A2, A3 किससे जुड़े एक सेट होगा, यानी समुच्चय होगा कि A1 जो होगा वो रिलेशन होगा किसका? A2 के साथ, यानी A2 के साथ संबंध करेगा, A2 A3 के साथ संबंध करेगा, और दिस इंप्लाइज A3 किसके साथ संबंध रखेगा? A1 के साथ, यानी 1 के साथ, ठीक है। और इंग्लिश में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको कुछ पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो अभी हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। जैसे ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ A1 A2 belongs R and A2 A3 belongs to R implies that A1 A3 belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to A ना। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसको कुछ उदाहरण लेके हम समझते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, कोई एक सेट ए ले लेते हैं, ठीक है। सेट ए ले लेते हैं और
इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, मैंने एलिमेंट्स ले लिया, सेट ले लिया और एलिमेंट्स ले लिया। फिर अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आर है, हमारा रिलेशन आर है, ये होना चाहिए एक्स वाई, एक्स कामा वाई, और जो y है, y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। ना, तो हमने एक सेट ले लिया A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन में, जो रिलेशंस बोल रहा है, जो x कामा y है, ये होना चाहिए y x से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने क्या पढ़ा है? ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने पढ़ा है कि जो A1 होना चाहिए, वो जो A1 A2 होना चाहिए, वो बिलोंग्स होना चाहिए R से ना, और जो A2 A3 होना चाहिए, वो भी बिलोंग्स होना चाहिए R से, और जो A1 हो और A3 हो, वो भी होना चाहिए बिलोंग्स टू R से, यानी सब संबंध में होना चाहिए। वो आप देख लीजिए उस पॉइंट को, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये ऊपर वाला हटा दें, चलिए। तो अब हम कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि जो 1 है, 1 इज डिविजिबल बाई 2 ना। जो A1 1 2 है, वो भी किससे रिलेशन रखेगा? R से रिलेशन रखेगा, और 2 और 4 है, वो भी रिलेशन रखेगा R से। 1 यानी A1 और 2 यानी A2, तो किससे संबंध रखेगा? R से। और जो A2 है वो हो गया 2, और ये हो गया 4, क्योंकि डिविजिबल बाई कह रहा है ना, तो इसमें जो विभाजित हो जाए, जिस संख्या से जो संख्या विभाजित हो जाए, उन्हीं संख्या को हम लेंगे, क्योंकि 1 से 2 विभाजित हो जाएगा, और 2 से 4 विभाजित हो जाएगा, यानी डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए ये कौन सा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन ना। फिर जो A1 A है, वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? A4 से। ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। अभी आपको कह रहे होंगे सर आप समझ नहीं आया, पूछ रहे होंगे सर आप समझ नहीं आया अभी हमें, क्योंकि इसमें आप देखिए क्या बोल रहा है, A1 A2 से बिलोंग्स करना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। R से है ना संबंध, A1 A2 R से संबंध रख रहा है, ठीक है। वही A2 A3 संबंध रख रहा है किससे? R से। तो ये भी तो संबंध रखेगा, A1 A3 ये है, संबंध रखेगा ना R से ना, R से संबंध रखेगा ना, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आप पूछेंगे क्या सर हर एक एलिमेंट ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं क्या? चलिए हम इसको भी समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि हम जितना ही एग्जांपल्स को देखेंगे उतना ही हमको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो हमारा x है ये y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, ये x ये y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y ना, तो और z भी मान लेते हैं। प्रत्येक दोनों में इस डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 सेंटीमीटर। समझते सही, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि x बिलोंग्स टू y। एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट की, तो जो हमारा दो x और y है और इसमें बोल रहा है जो x है x इज टॉलर देन y 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर 7 इंच लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है ना। जो x है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और z भी वो भी 7 होगा। तो यानी x जो है ये 7 सेंटीमीटर हो गया और जो y है y से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और जो z है ये y से 7 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा x है वो बिलोंग्स करेगा y से, एक्स वाई बिलोंग्स टू r एग्जैक्टली करेगा, और जो हमारा y है y वो z से बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है क्योंकि जो x है और z है ये रिलेशन होगा, बिलोंग्स करेगा r से नहीं, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है क्योंकि इनके एज डिफरेंट में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, अगर इक्वल अंतर होता, डिफरेंस होता तो हम मान लेते हैं।